नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे कोचिंग पर शिकंजा। लखनऊ के भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा कोचिंग सील कर दिए गए हैं। अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि और व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जबकि बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट चलाया जाएगा और हर जिले में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अन्य व्यावसायिक संस्थानों की भी जांच होगी। इस बीच कोचिंग अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन किया गया होता तो इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सवाल यह है कि क्या इस सख्ती से भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा और क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों से लेकर जांच नहीं करने वालों पर भी जांच करेगी। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से लखनऊ के अंदर हुए अग्निकांड और उसमें 15 बच्चों की जो जानें गई, उस पर सख्त कदम उठाते हुए ये निर्देश दिया है कि कोई भी कोचिंग, कोई भी विद्यालय बेसमेंट में न चले। सीएमएस जैसे विद्यालय किसी शहर में बेसमेंट बनवाकर और बड़ी बड़ी उसमें मीटिंग करते हैं, इन सब को बंद कराना चाहिए। और फायर सिस्टम जो भी है वो जब तक एनओसी ना हो तब तक किसी भी बिल्डिंग में इस तरह का कोई क्रियाकलाप ना हो। ये मुख्यमंत्री जी का एक सख्त निर्देश है और इसका पालन किया जाए। फिलहाल में ही लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की वजह से 15 मासूम छात्रों और छात्राओं की मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेदार इस भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन, इस भारतीय जनता पार्टी की फेलियर सरकार और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से वो 15 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या हो गई है। क्यों इसके पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इसके पहले कोचिंगों को सील किया गया? आखिर इतने दिनों तक सरकार कर क्या रही थी? इसका मतलब कि अग्निशमन विभाग पैसा लेकर के घूसखोरी करके तमाम कोचिंगों में और जो बिल्डिंगें हैं जिनमें एक नॉर्म्स है अग्निशमन विभाग का, उसका पालन नहीं हो रहा था। तो सरकार के जो लिप्त अधिकारी हैं उनको भी सस्पेंड करे, बर्खास्त किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। निश्चित रूप से सरकार के जो बैठे आला कमान के अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है, तभी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी, मैं एडवोकेट शैलेंद्र मांग करता हूं कि तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिनके संरक्षण में इस तरह की कोचिंग और बिल्डिंगों में कोई अग्निशमन की कोई जो नियमावली है उसका पालन नहीं हो रहा है। सरकार अब तक क्यों सो रही थी? ये कोचिंग सेंटर लगातार कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं। उन मासूमों को सरकार क्या जवाब देगी जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे, परिवार के चले गए इस दुनिया से? एक बेहद दुखद घटना जिसमें 15 लोगों की जानें चली गई, लेकिन अब कोचिंगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो नियम या फिर जो सख्ती अभी की जा रही है, ये स्पेशली कोई विधेयक लाके विधानसभा में कानून नहीं बनाया गया। ये पहले से था लेकिन पालन नहीं हो रहा था। अगर ये पहले ही पालन हो जाता तो जो विपक्ष का कहना है कि त्रासदी होती ही नहीं, इसे टाला जा सकता था। लेकिन जो घटना हुई है उसने प्रशासन के, शासन के और साथ ही साथ तमाम उन अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है जिनके नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था। बगैर फायर एनओसी के, बगैर किसी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए इस तरह के संस्थान चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। अब ये घटना हुई है तो याद आया है कि इस तरह की जो कोचिंग है या ऐसे कोई भी काम करने वाली जगहें हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं, पब्लिक पहुंचती है, वहां पर सेफ्टी का, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना पड़ेगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। अतुल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे हम उनका परिचय कराएंगे। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। अतुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है राज शर्मा जी, ये जी। कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो हुआ बेहद ही दुखद हुआ। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, आखिर ऐसी घटनाओं के बाद ही इन्हें क्यों याद आता है? आखिर ऐसी घटनाओं के बाद ही तमाम जगहों से, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, ये बयानबाजियां उसके बाद ही क्यों याद आती हैं? हर कोई घटना का इंतजार करता है, ऐसा लगता है। कोई हमारे पैनलिस्ट बैठना चाह रहे हैं, उनका टीवी भी चल रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है शायद हमें। प्लीज पीसीआर चेक करवाइए। हाँ, जी राज शर्मा जी। कहना चाहता हूँ, देखिए हर समय जिंदगी अच्छी रहे या बुरी रहे कोई ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वहां पे जब बच्चे मरे, मुझे ये जानना, मैं आज गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि बार बार ब्लेम दे देता हूँ तो उसका असर कुछ नहीं होता है। तो राज मैं शर्मा जी एक सेकंड रुकिएगा, ऑडियो डबल मिक्स होके आ रहा है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वो किसी का टीवी चल रहा है सर। मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्लियर करवा के लौट रही हूँ। तो देखिए ये जो मामला है, इस मामले में हम देख रहे हैं चर्चाएं जो हैं वो बहुत हैं, और इस मामले में प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से आ रही हैं। चाहे हम अखिलेश जी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि इस त्रासदी को रोका जा सकता था। जो नियमों की बात की जा रही है, मैंने कहा ही अभी कोई स्पेशल कोई कानून या विधेयक लाकर इन नियमों को पास नहीं कराया गया है, ये पहले से नियम है, उसके बावजूद भी उनका पालन नहीं हो रहा था। जी राज शर्मा जी, प्लीज कंटिन्यू सर। देश की जो एक विडंबना है वो ये है कि मैंने 100% गलती करी, और जब मेरे से किसी ने पूछा राज पंडित जी आपने क्यों करा, तो मैंने कहा 20% तो पारुल जी ने भी करी। हम लोग एक्सक्यूजेज ढूंढते रहते हैं, ये हमारे देश की बदकिस्मती है। मैं ये कहता हूं जो बच्चे मरे, देखिए वो बिल्डिंग बनी थी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में, फिर साल भर में गवर्नमेंट गिर गई थी, और मुझे पता है कि एलडीए ने वहां पे उसे गिरने का, ध्वस्त करने का एक ऑर्डर भी पास कर दिया गया था। अब जैसे आ गई भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई तो इन्होंने 9 साल में क्या किया। और एक और बात है पारुल जी, ये सत्ता चलती है खादी से, शासन से, प्रशासन से नहीं चलती है। प्रशासन तो अपने लोगों का साथ देता है। क्या मैं मान लूं कि शासन का इकबाल प्रशासन के आगे दतमस्तक हो गया है, उनके तलवे चाट रहा है? आप ये बताइए, क्या सरकार को पता ही नहीं चला? आप ये बताइए कि जो गोली चलाने में, जो अयोध्या में जब वो 92 में कांड हुआ था, जिन्होंने सचिव होते हुए, प्रधान सचिव होते हुए गोली चलाई, वो उनके खास हो गए। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे, बच्चों की आंख उन लोगों को मार देगी जो लोग इसमें शामिल हैं। अरे भाई क्यों नहीं एक्शन लेते हो? एक और बात कहना चाहता हूं मैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून बनाया था, साल 1.5 साल भी नहीं हुआ, अभी मुझे लग रहा साल भर भी नहीं हुआ, कि रेजिडेंशियल एरिया में हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बेहतर होता कि कॉमर्शियल एक्टिविटी करने से जो पहले से हो रही थी उनको ये चेकअप कर लेते तो अच्छा हो जाता। अच्छा एक बताऊं, बच्चे मर गए, राजनाथ सिंह जी आ गए, राजनाथ सिंह के आने से एम्बुलेंस नहीं आ पाई, बच्चे मर गए, योगी जी आए, योगी जी का इतना लश्कर है, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। तो अच्छा बताओ किसके लिए करो? मैं तो अपने बच्चे को देख रहा हूं, अभी वह बिहार में मारा गया बच्चा, वो 26 साल का है, मेरा बेटा 28 साल का है। मैं तो आज रोया यार, अकेले में रोया, बहुत बुरा लगता है मुझे। और याद रखिएगा, बॉम्ब एक्सप्लोड्स व्हेन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिकम रिप्रेसिव। अब इनकी मिट्टी को मिलने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने अत्याचार करा, इन्होंने सनातन धर्म के बच्चों से पहली बार वोट लिया, वो आजकल बेरोजगार हैं। इन सबको कंक्लूड करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको तो बड़े प्यार से चुना था सनातन धर्म ने, काहे नष्ट कर रहे हो सनातन धर्म को? क्यों कर रहे हो सनातन धर्म को नष्ट? वो लड़का जिसने पहली बार वोट दिया था 2014 में, वो 19 से 25-27 साल का था, आज वो 32 से 37 साल का हो गया, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। पारुल जी बेकार की बातें करते हो यार। आपका चीफ मिनिस्टर एक बयान देता है, उसको हमने किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, दरोगा कहता है ऊपर से फरमान था, मार दिया आपने ब्राह्मण को, और ब्राह्मण विरोधी हो आप लोग। मैं एक बात बताता हूं पारुल जी, ये जो कोची में मरे लोग, राजनाथ सिंह को नहीं आना चाहिए था, दूर रहना चाहिए था, योगी जी को दूर रहने, उनको एक्शन करना था यार। वो चपरासी है क्या?
जो वो आ जाते हैं, उनके आने से एम्बुलेंस नहीं आ पाई। बड़ा बुरा लग रहा था। मतलब अपनी बदनामी को छिपाने के लिए आप लोग दूसरों की नाकामयाबी गिनाते हो, क्या मतलब है यार? इस्तीफा देना चाहिए था इस बात। मैं नहीं कहता मुख्यमंत्री थे, वो एक और है, पाठक जी हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो घूमते रहते हैं। मुझे यही नहीं समझ आता क्या चल रहा है देश में। बस देश में एक चल रहा राम, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। बचाओ यार, क्या करोगे बताओ। बहुत मैं तो पारुल जी हम्म। ऐसी स्थिति देखने से पहले मरना पसंद करता हूं, लेकिन मरना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अभी बच्चों को स्टैब्लिश। माफ कीजिएगा सर, आपका मरना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स द थिंग इज 2025, 2024, 2023, 2022, 25 इस बीच में तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अगर उस वक्त भी आपने ये बोला होता तो शायद मैं इसे राजनीति नहीं मानती। आपने मुझे बुलाया होता मैं बोलता। हाँ जी, अगर मेरी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ तो वो भी शर्मनाक ठीक है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा संयम बरतें। मैं लौट रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जरा मैं रुख कर लेती हूँ। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अतुल जी, ठीक है। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। नसीम जी हम हमारे साथ जुड़ गए। नसीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खान साहब हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है अतुल जी, सवाल धन्यवाद। आपसे ही, इतनी बड़ी घटना और इसे देर आए दुरुस्त आए कहें, या फिर आपकी बहुत देर के बाद जो नींद टूटी है उसने 15 बच्चों की जान ले ली? सर जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो उन देश के बच्चों को और हमारे परिवार के बच्चों को जिनकी जान गई, उसमें मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उन परिवार को प्रार्थना करता हूँ कि दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे। रह गई बात की पूर्ववर्ती सरकार जो भी यहाँ रहता फैलाई है, यह माननीय योगी जी की सरकार उसकी सफाई कर रही है। उसी क्रम में यह रिहायशी बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग बना के जब एनओसी जारी की गई थी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अरे एनओसी नहीं मिली थी भाई, यहाँ एनओसी कहाँ मिली थी उन्हें? अनुराग बेकार की बात कर रहे हो नेताजी। संचालित कैसे? अतुल भाई, बिल्कुल एनओसी नहीं मिली बिल्कुल। थी उनका। NOC दी एक गई और मेरी बात सुनिए, क्लियर, मेक इट क्लियर। एलडीए ने उनको गिराने का एक आदेश दे दिया था, तब तक अखिलेश जी की सरकार गिर गई थी। आगे बोलो आप। जो आदेश निरस्त हुआ था वो जुलाई 2016 में हुआ था राज शर्मा जी, और उस वक्त सपा की ही सरकार थी। उस वक्त सरकार बदली नहीं थी। तब तो सरकार बदल गई थी 17 में। ठीक है, कहिए अतुल जी, बात कंप्लीट कीजिए। अतुल जी प्लीज कंप्लीट योर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। कमेंट सर कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो एनओसी दी गई और उस कोचिंग को संचालन किया गया। अनुराग यादव जी उस समय जिलाधिकारी थे। निश्चित रूप से उस एनओसी संचालन में उस फाइल पे जिस अधिकारी ने और जिस कर्मचारी ने रिपोर्ट लगाया और एनओसी जारी किया है, उस घटना के क्रम में सारे लोग दोषी हैं और बाबू उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, उनको अरे भैया एनओसी नहीं दी थी। और वंस यू हैव इश्यूड द एनओसी यू कैन तो नॉट डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग। अरे भैया एनओसी नहीं दी थी। अरे चेक इट फर्स्ट, यू चेक इट फैक्ट। बेकार की बात। फिर एनओसी नहीं दी गई तो अतुल भाई मेरी बात कैसे शुरू हुआ है? अतुल भाई मेरी बात सुन लो। अतुल भाई मेरी एक बात सुन लो बस। बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। अगर एनओसी दी गई होती, एलडीओ को अधिकार नहीं था ध्वस्तीकरण का आदेश जारी करने का। मैं कहता हूं सपा गवर्नमेंट में बनी, वो सपा गवर्नमेंट में बनी 16 में जुलाई जो भी था। फिर देखो कागज को टाइम क्यों लगता है, फिर आपकी आ गई गवर्नमेंट, फिर क्या हुआ? अगर एनओसी अब यह राजनीति का विषय नहीं है। क्वेश्चन घटना हुई है जो विषय संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से ये हमारी योगी जी की सरकार उसको संज्ञान ली है। अरे कब लोगे जब मर गए बच्चे? काम नहीं होगा। अरे जब लोगे जब मर गए बच्चे। घटनाएं हो भैया मेरा आपका बेटा मरा होता ना, बेहोश हो गए होते,
अब लेगी संज्ञान। देखिए उससे कहीं कम दर्द नहीं है, ये हम लोगों के लिए सारा प्रदेश परिवार है, पूरा देश परिवार है। बेटा भी मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। कभी ये प्रदेश की सरकार और हम कभी एक एक परिवार को आप नहीं समझोगे अतुल भाई, आप नहीं समझोगे। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, एनओसी जारी नहीं थी। ठीक है, विदाउट एनओसी इसको क्लियर जो फैक्ट करते हैं राज शर्मा जी, जो इसको क्लियर एनओसी वाले मैटर को जो फैक्ट्स करते हैं वो ये है कि पहले एनओसी हुई थी, लेकिन जब इसका ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था तब एनओसी रिन्यू नहीं हुई थी। 2016 में जब ध्वस्तीकरण का आदेश था तब भी सपा की सरकार थी, और इस ध्वस्तीकरण के आदेश को जब 5 जुलाई 2016 में निरस्त किया गया था तब भी सपा की सरकार थी। तो ये क्लियर है सर, ये कहीं पर भी किसी भी पब्लिक डोमेन में आप पढ़ सकते हैं। एक और बताऊं, अरुण जी मैं एक बात कहना ठीक है, अच्छा मैं एक बात रिन्यू नहीं किया गया था लेकिन उसको एनओसी मिली थी। ठीक है, अब मैं नसीम भाई के पास जा रही हूँ। अतुल भाई, मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, एक दो बेटों के बाप की तरह बोल रहा हूँ। काश मेरा बेटा मर गया होता, मैं क्या करता। राज शर्मा जी, आई थिंक बहुत ज्यादा आप संवेदनशील हो रहे हैं। ऐसी बातें प्लीज मत कीजिए। भगवान आपके बच्चों को लंबी उम्र दे सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं भावनात्मक में बहता हूं। भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बातें बीइंग अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऐसी बातें कहें। नहीं, मैं तो एक्शन लेता। मत कहिए ऐसी बातें। क्यों आप भाई किसी के साथ भी ये घटना ना हो, हम तो ये कहें उनके साथ भी क्यों हुई। यहाँ कांग्रेस किसी भी माता पिता के दर्द को आप कभी नहीं समझ सकते, जिनके साथ जो हुआ है उस वही दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, घटना हो चाहे आपके घर की हो। ओके नसीम जी, राजनीति जरूरी है क्योंकि ये आपके समय पर किए गए काम थे सर, जैसे कि मैं तारीखें पहले भी बता चुकी हूँ। कहिए नसीम जी। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये जो घटना सामने आई है ऐसी कभी भविष्य में घटना ना हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अतुल जी, और शासन और मिलकर और हमारी सरकार मिलकर ये मैंने शुरुआती दौर में भी कहा था, और अभी मैं दोबारा आपसे सवाल लूंगी, रुक जाइए। मैं नसीम जी से बात कर रही हूँ। नसीम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी सर? ठीक है, नसीम जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। देख लीजिए डिवाइस आपका म्यूट तो नहीं है नसीम जी, अनम्यूट कर लीजिए उसे। क्योंकि ये जो अतुल जी इस पूरे मामले में अब जो आप कर रहे हैं ना, इसके लिए स्पेशल कानून आप लोग नहीं लेकर आए हैं, कहीं से कोई पैराशूट लैंडिंग किसी भी कानून की नहीं हुई है। हाँ जी नसीब जी, आ रही हूँ, रुकिए। तो फिर अब ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है, चाहे आप लोगों को, मुख्यमंत्री साहब को? ये तो बहुत पहले से सख्ती से होना ही चाहिए था। या आपको पता है कि यहाँ कोई भी चूक होगी तो कोई ना कोई घटना होगी, उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये अब क्यों हो रहा है? सवाल टाइमिंग पर भी है। दर्द अब क्यों, जब इतने सारे बच्चों को हमने खो दिया? अतुल जी ठीक है। नसीम जी, सीधा सवाल यही कि आखिर राजनीति इस पर क्यों हो रही है, क्यों बयानबाजियों के इतने सारे ढोल बजाए जा रहे हैं? तारीखें मैं बता चुकी हूं। 10 मई 2016 ध्वस्तीकरण का आदेश एलडी आपके अंडर ही काम कर रहा था। 5 जुलाई 2016 आप ही के अंडर इसका निरस्तीकरण हुआ। एनओसी पहले दी जा चुकी थी, बाद में एनओसी रिन्यू नहीं की गई। परमिशन तो आप ही देकर गए थे। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी कि आपके द्वारा परमिशन दिया गया एलडीए उस वक्त तक भी 2026 तक भी वो चीजें वैसे ही चलती रही, और न जाने कितने संस्थान वैसे ही चल रहे होंगे जिनको आप बंद करवाना पड़ रहा है इनको 15 लोगों की मौत के बाद। मेरा सीधा सवाल है, राजनीति क्यों, जब आप ही का किया धरा था ये? पारुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्त अतुल भाई की भी बात सुन रहा था, और जो कांग्रेस के मेरे दोस्त बैठे हैं उनकी भी बात भी मैं सुन रहा था जी। अतुल भाई की जो बात मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बच्चों की जो मौतें हुई है उसकी एफआईआर, और या देश के अंदर जो भी कुछ घटनाएं हो रही है उन सब के खिलाफ जो एफआईआर होनी चाहिए, वो जो जिम्मेदार है, तो देश के अंदर होने वाली घटनाओं के लिए तो नेहरू जी जिम्मेदार है, और प्रदेश के अंदर जो ये घटनाएं हो रही है उसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस बात को कहते हुए कि अगर आपसे 10 साल में सत्ता में रहने के बाद, और आप 2026 में जो 2027 में चुनाव आने जा रहा है विधानसभा का, 10 साल से आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी कोई घटना होती है और आप अखिलेश यादव जी पे दोष मढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले योगी सरकार को इस्तीफा दे करके अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि आपके बस की कुछ नहीं है। जो ये त्रासदी को रोका जाने वाली बयान दिया है अखिलेश जी ने, उसी को लेकर तो प्रभु पूछ रही हूं आपसे कि आपके समय पर एलडीए ने 2016 5 जुलाई को क्यों परमिशन दी थी दोबारा से,
जब इसको तोड़ने के आदेश थे, ध्वस्त करने के आदेश थे इस बिल्डिंग को, तो दोबारा किसके कहने पर, किसके दबाव में, क्यों एलडीए ने परमिशन दी, ये उस वक्त कभी खोजा था आपने? मैं उसी पे आ रहा हूं कि हमारी सरकार 2017 में चली गई थी। दूसरी चीज, जो ये आए थे सभी पार्टी से अलग कह करके, लोगों का विश्वास जीत करके, लोगों की वोट लेकर के कि हम आपको एक अच्छा वातावरण देंगे, जिम्मेदारी आज उनकी बनती है। मुझे अफसोस होता है कि आज भी टेलीविजन चैनलों पर जिस सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इन 15 बच्चों की हत्याओं की, उसकी भी जवाबदेही हमसे मानी जा रही है। ये 15 बच्चों की हत्याएं नहीं है पारुल जी, ये 15 बच्चों की हत्याएं नहीं है। आप उस हत्या को क्यों नहीं जोड़ रही हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्याएं की हैं? क्या वो हत्याएं नहीं है? वो हत्याएं सिस्टम के फेलियर की वजह से नहीं हुई। यहां तो आप अखिलेश जी को दोष दे रही हैं। क्या पर्चा लीक करने में भी राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, नेहरू जी का, क्या इनका दोष है? इंदिरा जी का दोष है? आप तो कह रहे थे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, अतुल जी कह रहे थे, ऐसा सिस्टम हम बना रहे थे। 2026 में पर्चा लीक हुआ, 2024 में पर्चा लीक हुआ, आप सिस्टम बना नहीं पा रहे। अभी शामली के अंदर अब क्या हो रहा है कि गाजियाबाद के अंदर सारे कोचिंग सेंटर को खंगाल दिया गया, कुछ नहीं रिश्वत ली जा रही है। शामली के अंदर जिम ट्रेनर का जो प्रकरण हुआ धर्मांतरण का, उसके बाद सारे जिम मालिकों को लाइन में लगाकर पैसा लिया जा रहा है। ऐसे ही अब कोचिंग सेंटरों से पैसा वसूला जाएगा और फिर ढाक के 3 पार। ठीक है, अतुल जी, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कि अब पैसा वसूलने के लिए आप लोग जो एनडीए एलडीए है उसको मौका मिल गया है। जी, केवल पैसा वसूलने का काम होगा। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, जिसने राम पर चढ़ावा चढ़ने वाले सोने को नहीं छोड़ा। ओके नसीम जी, खिचड़ी मत पकाइए, डिबेट का जो टॉपिक है हम उस पर ही रहें। रुक जाइए, अतुल जी जवाब दीजिए कि एलडीए अब इस मामले में वसूली करेगा लोगों से, जहां नहीं मिलेगी व्यवस्था वहां पैसा दो, या तो फिर जहां व्यवस्था मिलेगी वहां कुछ और। जवाब दीजिए सर, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? ये पूज्य महाराज जी की सरकार है। अगर आप दीवार के पीछे भी पकड़े जाएंगे, अगर सूचना मिल जाएगी पैसा लेते हुए, घूसखोरी करते हुए, अपराध करते हुए, तो ये चाहे कहीं भी अपराधी रहेंगे। आके देख लीजिए पूज्य महाराज जी की सरकार में। लास्ट 30 सेकंड राज शर्मा जी, लास्ट 30 सेकंड राज शर्मा जी। जो पूज्य महाराज जी की सरकार जाति धर्म से ऊपर उठ के कार्रवाई करती है, धर्म और जाति के नाम। राज शर्मा जी प्लीज डिवाइस चेक कीजिए, म्यूट तो नहीं है, म्यूट तो नहीं है राज शर्मा जी। और योगी महाराज जी की सरकार 15 बच्चों ने नीट में आत्महत्या कर ली, आज 15 बच्चे जल के मर गए, लगातार आत्महत्या। चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, घटना बेहद दुखद है, लेकिन सवाल अभी भी वाजिब है कि जो अब कर रहे हैं वो पहले भी किया जा सकता था। वो पहले भी अगर उतनी सख्ती के साथ होता तो ये घटना होती नहीं। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं सवाल ये निशान खड़े करती हैं एलडीए में बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनकी नीयत पर, उन पर पड़ रहे प्रेशर पर। और 2016 में कौन सा डर था, किसका प्रेशर था? क्यों पहले 10 मई 2016 तब ये बिल्डिंग तोड़नी थी, 5 जुलाई 2016 तब इस बिल्डिंग में कोई ऐब नहीं था, तब ये बिल्डिंग नहीं तोड़नी थी। और सो रहे थे सबके सब 2016 से लेकर 2026 तक, जिन्हें पता ही नहीं चला कि पहले इसके ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं। एलडीए में बैठे हुए लोगों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। इतने सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है उनकी लापरवाहियों की वजह से, उनके लोभ, उनके लालच की वजह से। और अगर ये नहीं है तो फिर आखिर क्यों इस तरह की परमिशनें दी जा रही हैं? कभी बेसमेंट में घटना, कभी छत पर घटना, कभी किसी कोचिंग सेंटर में घटना, तो कभी कहीं और घटना। आखिर कब तक? इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? ये जो अब जांचें की जा रही हैं, इस पर कितना विश्वास किया जाए कि इसके बाद, ऐसी सारी जांचों के बाद, ऐसी सारी एनओसी जिनके पास नहीं है, उनके संस्थानों को आप सील कर रहे, बंद कर रहे हैं, इन सब के बावजूद भी कैसे विश्वास किया जाए कि अब ये घटनाएं नहीं होंगी? कैसे वो माता पिता आप पर भरोसा कर ले, शासन पर भरोसा कर ले, प्रशासन पर भरोसा कर ले कि अब जब उनके बच्चे जाएंगे तो वो एक विश्वास के साथ जाएंगे कि वो सुरक्षित हैं जिस भी जगह पर जा रहे हैं। वरना हर माता पिता अपने बच्चों को घर से निकालने से पहले 100 दफा सोचेगा कि ऐसा ना हो कल को मेरा बच्चा शाम को लौटकर आएगा भी या नहीं। दर्द भरा है लेकिन सत्य है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।